हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो हम बात कर रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज इसका फोर्थ लेक्चर है। हम बात कर चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की। आज मेनली हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को मिक्स्ड या कंपाउंड ग्लैंड क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट प्लस एंडोक्राइन पार्ट दोनों पाए जाते हैं। मान लीजिए ये क्या है, पैनक्रियाज। ज्यादातर लगभग 99% पार्ट इसका क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट है। ओनली 1% पार्ट एंडोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज से सेक्रेशन होता है मेनली एंजाइम्स का, और एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। तो मेनली यहाँ पर क्योंकि हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो डिटेल में बात करेंगे एक्सोक्राइन पार्ट की और उसके हार्मोन्स की। ठीक है। एंडोक्राइन पार्ट में पाई जाती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या होता है? मान लीजिए ये पूरा का पूरा पैनक्रियाज है, इसमें पैचेज पाए जाते हैं कहीं कहीं पर आइलेट की फॉर्म में, इसीलिए इनको क्या बोल दिया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इन पैचेज का नाम क्या रख दिया गया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एंडोक्राइन पार्ट से दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है। फर्स्ट वन इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है हमारी बॉडी या ब्लड का ग्लूकोज लेवल को कम कर देना। ठीक है, ब्लड के ग्लूकोज को कम कर देना मतलब मेंटेन करने के लिए कम करना, बहुत जरूरत से ज्यादा कम नहीं करेगा। ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड की ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना, तो ये कम करता है और ये बढ़ाता है। इसीलिए इन दोनों हार्मोन को क्या बोला जाता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक। क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब आप समझ सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट काम करना। एक ब्लड ग्लूकोज, एक ब्लड की शुगर, ब्लड में जो भी शुगर का लेवल है बढ़ाने का काम कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को कम करने का काम कर रहा है। इसीलिए इनको क्या बोल दिया हमने, एंटागोनिस्टिक। हम बात कर रहे हैं मेनली डाइजेशन की, इसलिए ज्यादा फोकस किस पर करेंगे, एक्सोक्राइन पार्ट को। एंडोक्राइन पार्ट जो भी है इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में अभी हम बात करेंगे मेनली एंजाइम्स की। फर्स्ट वन ट्रिप्सिनोजन। ये सारे के सारे जो भी पैनक्रियाज में एंजाइम्स पाए जाते हैं इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में ही क्यों, इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये क्या है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिव मान लीजिए एंजाइम है। बताओ क्या हमारे बॉडी पार्ट्स भी प्रोटीन्स के बने हुए हैं? हाँ बिल्कुल, उनको भी तो डाइजेशन उनका भी तो डाइजेशन हो सकता है, इसीलिए ये पाए जाते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। सेकेंड वन प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। दूसरा कौन सा है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। ये भी एंजाइम इनएक्टिव होता है। कैसा होता है, ये भी इनएक्टिव एंजाइम होता है। फिर नेक्स्ट आता है काइमोट्रिप्सिनोजन। इसके पीछे भी जेन लगा हुआ है, ये भी क्या है, इनएक्टिव एंजाइम पाया जा रहा है। दूसरा आ रहा है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। फर्स्ट वन याद करिए, हमने आपको पढ़ाया था सलाइवरी अमाइलेज, वहां भी स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था, और बचा हुआ जो भी स्टार्च का डाइजेशन होगा वो किससे होगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज से होगा। और पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट में कुछ लाइपेजेस भी पाए जाते हैं, और कुछ अमाउंट में याद करो हमने बताया था स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आल्सो अकर्स इन स्टमक। न्यूक्लियसेस भी एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज से सेक्रेट होते हैं, जिनका काम होता है न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना। न्यूक्लिक एसिड मेनली हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे डीएनए और आरएनए। डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला डीएनएज एंजाइम, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला आरएनएज एंजाइम। ठीक है, ये ट्रिप्सिनोजन हमने आपको बताया ये पाया जाता है इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। फिर इस ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाएगा ट्रिप्सिन में, ये है इसकी एक्टिव फॉर्म। इसके कन्वर्जन के लिए चाहिए होता है हमको एंटीरोकाइनेज। कौन चाहिए होता है, एंटीरोकाइनेज। अब ये एंटीरोकाइनेज क्या है, एंटीरोकाइनेज स्मॉल इंटेस्टाइन से सेक्रेट होता है। हमने आपको बताया था कि लिवर की जो भी लिवर से आ रही है, गॉल ब्लैडर से आ रही है, और पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, सारी की सारी स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम पार्ट में ओपन हो रही थी एक साथ। ये सारी ये वाली रिएक्शन वहीं पे चल रही है। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन। ये क्या है, इसकी एक्टिव फॉर्म है। क्या है ये, एक्टिव फॉर्म है। ये कन्वर्ट होता है एंटीरोकाइनेज, जो निकलता है एक एंजाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो हमने लिख दिया है एंटीरोकाइनेज इज सेक्रेटेड फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा।
म्यूकोसा अभी हिस्टोलॉजी पढ़ाएंगे तब उसमें बताया जाएगा कि आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। इस म्यूकोसा पार्ट से ही सेक्रीट होता है एंटीरोकाइनेज। ठीक है, फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर में पाई जाती है एक स्पेशल टाइप की सेल्स जिनको हमने बोला गॉबलेट सेल्स। क्या बोला? गॉबलेट सेल्स, जिसका काम होता है म्यूकस का सिक्रीशन करना। और इंटेस्टाइनल की सब म्यूकोसा में याद रह जाए, इस सेकंड वाली जो लेयर है इसको हमने बोला क्या? सब म्यूकोसा। अभी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, ये भी म्यूकस का ही सेक्रेशन करती है, जिससे कि क्या है, फूड के डाइजेशन में हेल्प मिलती है और एक्सोक्रिएशन में भी हेल्प मिलती है, ताकि हमारे इंटेस्टाइनल वॉल डैमेज ना होने पाए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर सक्कस एंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस किन चीजों से मिलकर बना है पहले हम देख लेंगे। हमने आपको बताया हमारे माउथ का पीएच होता है 6.8 और स्टमक का कितना बताया? 1.8, मतलब हाईली एसिडिक पीएच होता है। और यहाँ का क्या हो जाता है? सक्कस एंटेरिकस, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना होता है? 7.8 ड्यू टू सम बाइकार्बोनेट्स एंड पैनक्रियाटिक जूस। देखो सक्कस एंटेरिकस किससे मिलकर बना है? इट इज सेक्रीटेड बाई ब्रश वाटर सेल्स, ब्रश वाटर सेल्स ऑफ म्यूकोसा। फिर से आ गई म्यूकोसा, मतलब इस अंदर वाली लेयर की बात चल रही है। एलिमेंट्री कैनाल की जो भी इनरमोस्ट लेयर है जिसका नाम है म्यूकोसा, उसके साथ जो भी गॉबलेट सेल्स का सेक्रेशन होता है, ये सब दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंटेरिकस। आओ देखते हैं इंटेस्टाइन मतलब सक्कस एंटेरिकस में भी कौन कौन से जूस होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन डाइसेक्राइडेजेस, सेक्राइड को डाइजेस्ट करने वाले। ठीक है, हमने बोल दिया माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये सब क्या हैं? डाइसेक्राइडेज टाइप के ही हैं। इनकी हम डिटेल में बात करेंगे, ये कैसे काम करते हैं, किन चीज़ों को डाइजेस्ट करके और कौन कौन सी मोनोमर यूनिट बनाते हैं। नेक्स्ट वन आता है डाइपेप्टाइडेजेस, डाइपेप्टाइड्स को डाइजेस्ट करेंगे। और ये नेक्स्ट आ गया लाइपेजेस। लाइपेजेस देखो स्टमक में भी पाया जा रहा है और हमारे पैनक्रियाज से भी सेक्रीट हो रहा है और इवन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी लाइपेजेस पाए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टफ प्रोसेस डाइजेशन की फैट के लिए ही होती है। पढ़ेंगे आगे डिटेल में। फिर नेक्स्ट वन आ रहा है न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड इरेप्सिन। न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बने होते हैं? शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करने वाले न्यूक्लियोटाइडेजेस और न्यूक्लियोसाइड को डाइजेस्ट करने वाले भी न्यूक्लियोसाइडेजेस। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। The mucus along with bicarbonate from pancreas protect mucosa from acid as well as provide alkaline medium। इस लाइन का मतलब ये है जो भी म्यूकस का सेक्रेशन हो रहा है और बाइकार्बोनेट भी सेक्रेट हो रहा है, कहाँ से? पैनक्रियाज से। तो जो अंदर वाली जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, जिसको हमने बोला म्यूकोसा, इसको बचाती है एसिड एज वेल एज प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम। इसको एसिड से बचाती है ताकि एसिड इस बॉल को डैमेज ना कर दे, और प्रोवाइड करवाता है अल्कलाइन मीडियम। इसीलिए हमने बताया, देखिए पहले माउथ में क्या था? स्लाइटली एसिडिक पीएच 6.8, उसके बाद स्टमक में 1.8 और स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना हो गया यहाँ पर? 7.8 ड्यू टू पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब हम इसके बाद मेनली देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। कौन कौन सा एंजाइम कहाँ कहाँ पर कैसे काम कर रहा है, किस चीज का डाइजेशन कौन सी पोजीशन पे हो रहा है, उसकी अभी हम डिटेल में बात करेंगे।
बने रहेंगे। हेडिंग पड़ जाएगी हमारे पास फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। क्या आ जाएगी? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। हम देखेंगे यहाँ पर डाइजेशन कैसे होता है। हमने आपको डाइजेशन चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया, और फूड मेनली कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। मेनली तो यही होते हैं, बाकी मिनरल न्यूट्रिएंट्स और भी होते हैं। ठीक है, तो आइए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करेंगे। हम बात करेंगे माउथ में। ठीक है, माउथ में हमने देखा एक एंजाइम जिसको हमने बोला सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोला था? सलाइवरी अमाइलेज, या फिर दूसरा नाम दिया था टाइलिन। क्या नाम दिया था? टाइलिन। ठीक है, ये हमारी सलाइवा के साथ सेक्रेट हो रहा था। हमने आपको बताया स्टार्च का डाइजेशन मेनली हमारे माउथ में ही हो रहा था। मेनली तो नहीं कह सकते, ओनली 30% डाइजेशन हो रहा था। कितने परसेंट? 30% स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था माउथ में, कन्वर्ट हो रहा था माल्टोज में। तो स्टार्च को माल्टोज में लगभग 30% डाइजेशन हो रहा था, और कौन करवा रहा था? सलेवरी अमाइलेज। बस माउथ में इतने ही। अरे 70% बचा है, वो कहाँ होगा? उसकी बात हम आगे करेंगे। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि मेनली डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, तो आप कह देंगे माउथ। अगर वो कह दे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो याद करें सबसे पहले प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ मिला था हमको? स्टमक में। तो प्रोटीन का डाइजेशन भी स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टमक से। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए मैक्सिमम डाइजेशन कहां पर पाया जाता है, तो हमने बताया है आपको क्या? डियोडेनम। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इलियम, जेजुनम में पाया जाता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजुनम, और डाइजेशन एंड कहां हो जाता है? इलियम तक आते आते। ठीक है, माउथ की बात हो गई। फिर फूड कहां पहुंचा? स्टमक में। आइए देखते हैं स्टमक में क्या हो रहा है। स्टमक में मेनली हमें देखने को मिला प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पाया जा रहा था। फिर इस पेप्सिनोजेन को HCl ने कन्वर्ट किया था पेप्सिन में। फिर ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। आओ देखते हैं कौन सी रिएक्शन चल रही थी हमारे स्टमक में। प्रोटीन कन्वर्ट हो रहे थे पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टोन्स, या हम और कह सकते हैं प्रोटीजेस, स्मॉलेस्ट यूनिट में हो रहे थे। ठीक है, पेप्टोन्स और प्रोटीजेस में कन्वर्ट हो रहे थे। इस प्रोटीन को सबसे पहले पेप्टोन्स और प्रोटीजेस में किसने तोड़ा? पेप्सिन। याद आ रहा है, पेप्सिन हमने स्टोमक से सेक्रेट होने वाले एंजाइम्स को बताया था बेटा। ठीक है, पेप्सिन कहाँ से आ रहा था? स्टोमक से। आगे हम पढ़ेंगे ट्रिप्सिन। दोनों के दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, लेकिन वो कहाँ से आ रहा था? पैनक्रियाज से। और पेप्सिन कहाँ से आ रहा है? स्टोमक से आ रहा है। ठीक है, तो स्टोमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था। अब हम आगे बढ़ेंगे। खाना कहाँ पहुंच चुका है स्टोमक से होते हुए? स्मॉल इंटेस्टाइन। आइए देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चल रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मेनली हम दो टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। एक वो रिएक्शन जो कि पैनक्रियाटिक जूस से चल रही थी, एक वो रिएक्शन जो कि इंटेस्टाइनल जूस से चलेंगी। अभी आपको बताया था सक्टस एंटेरिकस के बारे में। तो इंटेस्टाइनल जूस पहले हम देख लेंगे, पैनक्रियाटिक जूस से कौन कौन सी रिएक्शन चल रही है। पैनक्रियाटिक रिएक्शन। ठीक है, क्या देखेंगे? पैनक्रियाटिक रिएक्शन। अब जो स्टोमक में टूट गई थी प्रोटीन्स, किस में कन्वर्ट हो गई थी? प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीजेस। क्या सारी की सारी प्रोटीन टूट गई थी? नहीं, कुछ प्रोटीन तो बची होंगी। और इधर देख लेते हैं।
कुछ प्रोटीन बची होंगी, और ये पेप्टोन्स, क्योंकि प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो भी मोनोमर यूनिट है वो तो होती है अमाइनो एसिड, तो ये तो अमाइनो एसिड है नहीं, मतलब इसका भी फर्दर डाइजेशन होना है। तो आइए पेप्टोन्स क्या हो गया यहाँ पर, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस अब इनका डाइजेशन होगा पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से। अब इन बची हुई प्रोटीन और कन्वर्ट की गई पेप्टोन्स प्रोटीएजेस का डाइजेशन फिर से होगा डाइपेप्टाइडेजेस में। किसमें हो जाएगा, डाइपेप्टाइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस। और याद करेंगे अभी हमने आपको एंजाइम के नाम बताए थे, जो भी पैनक्रियाटिक एंजाइम थे उनमें प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सबसे पहला नाम बताया था हमने ट्रिप्सिन। क्या नाम बताया, ट्रिप्सिन। सेकंड वन काइमोट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिन। और क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या हो गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो इस ये प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटीजेस को डाइपेप्टाइडेजेस में तोड़ देंगे। ध्यान रहे ये रिएक्शन किसकी वजह में चल रही है, चल तो रही है डियोडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से चल रही है, क्योंकि ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस ये सारे के सारे क्या हैं, पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाट से निकले हुए एंजाइम्स ही हैं। ठीक है, और कौन से निकल रहे थे, क्या अमाइलेज भी निकल रहा था, हाँ बिल्कुल, और उसकी भी बात कर लेते हैं। स्टार्च भाई सिर्फ और सिर्फ 30% माउथ में कन्वर्ट हो रहा था, बचा हुआ 70% कहाँ जाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा इस स्टार्च को पैनक्रियाटिक अमाइलेज। कौन करेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज कन्वर्ट कर देगा इस स्टार्च को माल्टोज में। ठीक है, और क्या बचा था हमारे पास, फैट को तोड़ने की साजिश चल रही थी स्टमक से ही, लेकिन वहां पर ज्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है यहां से भी पैनक्रियाज से भी आ रहा था लाइपेज। तो हम देख लेंगे, फैट को भी यहां पर तोड़ दिया जाएगा डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में। किसमें तोड़ दिया जाएगा, डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ दिया जाएगा। इसको कौन तोड़ेगा, लाइपेज, सिंपल लाइपेज। ठीक है, तो इतना अभी हमने देखा, ये पैनक्रियाज की रिएक्शन चल रही है, प्रोटीन पेप्टोज प्रोटीएजेस को तोड़ दिया गया था डाइपेप्टाइडेजेस में। ध्यान रहे ये रिएक्शन चल कहाँ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन इन द प्रेजेंस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, कुछ न्यूक्लिक एसिड भी थे, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि हमने पढ़ा हमारे पैनक्रियाज में कौन से एंजाइम पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियेसेस, जो तोड़ देंगे इस न्यूक्लिक एसिड को किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में। न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ दिया, और न्यूक्लियोटाइड फर्दर किसमें टूट जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड हमने आपको बता रखा है। तो ये न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट करने वाला जो भी एंजाइम है उसका नाम यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे न्यूक्लियेसेस। ठीक है, क्या हो गया, न्यूक्लियेसेस। ठीक है, ये हमने रिएक्शन जो भी देखी है ये हमने देखी है पैनक्रियाज की। ठीक है, अब हम देखेंगे इंटेस्टाइन में कौन सी चल रही है रिएक्शन, इंटेस्टाइनल जूस से कौन कौन सी रिएक्शन होंगी। तो इतना देख लिया आपने, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। सबसे पहले बात करें प्रोटीन का, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम स्टमक। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। अगर आपसे फिर से पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, तो कह देना स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर उसमें भी स्पेसिफिसिटी ऑप्शन देके पूछा जाए तो डियोडिनम बोल देना। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पूछा जाए तो जेजुनम कह देंगे। ठीक है, डाइजेशन का एंड कहाँ हो जाता है, इलियम, लास्ट पार्ट में हो जाता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में तो किसी भी चीज का डाइजेशन होता ही नहीं है। जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे
तब पढ़ेंगे इसकी। तो आइए अभी इसके आगे बात करेंगे इंटेस्टाइनल रिएक्शन की। हटा दें इसको। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पर इंटेस्टाइनल रिएक्शन। इंटेस्टाइनल रिएक्शन, हमारी इंटेस्टाइन में कौन कौन सी रिएक्शंस चल रही हैं बताइए। अभी हमने प्रोटीन्स को तोड़ा था डाइपेप्टाइडेजेस में। क्या प्रोटीन की डाइपेप्टाइडेजेस स्मॉलेस्ट यूनिट है? नहीं। तो इसका मतलब डाइपेप्टाइडेजेस का भी अभी हमें फर्दर क्या करना पड़ेगा? डाइजेशन करना पड़ेगा। डाइपेप्टाइडेज जो भी थे, डाइपेप्टाइडेजेस को कन्वर्ट किया जाएगा अमाइनो एसिड में। बताइए, अभी हमने आपको इंटेस्टाइन के जूस पढ़ाए थे, तो इंटेस्टाइन के जूस में ऐसा कौन सा बताया था कि डाइपेप्टाइडेजेस को कन्वर्ट कर दे अमाइनो एसिड में? अरे डाइपेप्टाइडेज को तोड़ने वाला डाइपेप्टाइडेजेस, ठीक है, डाइपेप्टाइडेजेस को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा आ जाएगा? डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज। और क्या बचा था? माल्टोज। क्या माल्टोज मोनोमर यूनिट है? नहीं। तो माल्टोज को तोड़ने वाला आएगा माल्टेज, और तोड़ देगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। माल्टोज का फर्दर डाइजेशन होगा, ये टूट जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, माल्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम यहां पर मेंशन कर देंगे माल्टेज। क्या कह देंगे? माल्टेज। ठीक है, ये सब हो गया। और फिर हमने बात की थी लैक्टोज। लैक्टोज को तोड़ने वाला लैक्टेज। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टेज में टूट जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन चल रही है। लैक्टोज को तोड़ने वाला कौन सा एंजाइम आ जाएगा हमारे पास? लैक्टेज। ठीक है, लैक्टोज का डाइजेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये सारी की सारी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में चल रही है? इंटेस्टाइनल जूस की प्रेजेंस में, और इंटेस्टाइन में ही हो रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन हमारे पास बचा था सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज का डाइजेशन होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जब जब सुक्रोज टूटेगी, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनेगा, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बनेगा, और उसमें क्या हो जाएगा? सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम आ जाएगा सुक्रेज। सिंपल सी, ज्यादा याद रखने जैसा कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है। लैक्टोज को तोड़ने वाला लैक्टेज, सुक्रोज को तोड़ने वाला सुक्रेज, और माल्टोज को तोड़ने वाला माल्टेज। और हमारे पास बचे थे न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो आओ हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड टूट रहे थे न्यूक्लियोसाइड में। किसमें? न्यूक्लियोसाइड्स में। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट हो रहे हैं न्यूक्लियोसाइड में। एंजाइम का नाम बिल्कुल सेम, जैसा नाम वैसा एंजाइम। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने वाला न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज। फर्दर इस न्यूक्लियोसाइड का डाइजेशन होगा, ये न्यूक्लियोसाइड टूट जाएगा सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस में। किसमें टूट जाएगा? सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड का डाइजेशन करने वाला या न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने वाला न्यूक्लियोसाइडेज।
ठीक है। ये सारे के सारे जो भी हम एंजाइम्स देख रहे हैं ये क्या है, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से निकले हुए एंजाइम्स हैं सारे के सारे। ठीक है। डाई एंड मोनोग्लिसराइड भी बचे थे। अरे लाइपेजेस से हमने डाइजेशन किया था फैट का, तो क्या बना था, डाई डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स या फिर हम कहते हैं मोनोग्लिसराइड्स। अब डाइग्लिसराइड्स या मोनोग्लिसराइड को कौन डाइजेशन करने आएगा, डाई या मोनोग्लिसराइड को तोड़ने वाला भी कौन आएगा, लाइपेजेज। ठीक है। और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे फाइनली, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है। ये चीजें हमने देखी। हाँ, इसको तोड़ने वाला फिर से लाइपेजेज ही है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लाइपेजेज स्टमक में भी स्मॉल अमाउंट में पाया जा रहा था और मेनली कहाँ से आ रहा था, पैनक्रियाटिक जूस से, लेकिन स्मॉल अमाउंट में इंटेस्टाइनल जूस में भी होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे टफ डाइजेशन हमारा फैट का ही माना जाता है। तो जो भी हम देख रहे हैं, ये प्रोटीन की मोनोमर यूनिट आ गई है, अमाइनो एसिड, शुगर, माल्टोज, कुछ भी मोनोमर यूनिट, ग्लूकोज, यहाँ पर ये सब सारी की सारी क्या है, मोनोमर यूनिट। अब इन्हीं मोनोमर यूनिट का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा इंटेस्टाइन की म्यूकोसा वॉल से। ठीक है, बिलाई और माइक्रोबिलाई की हेल्प से। ये डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं की जा सकती थी, इनका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है। तो ये चीजें हमने देखी हैं। ठीक, क्योंकि हमने डाइजेशन की स्टार्टिंग में डेफिनेशन ही क्या पढ़ी थी, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल, या फिर हमने कह दिया था नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म कन्वर्टेड इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म। यही तो हम पढ़ रहे थे, यही तो हम चाह रहे थे। ये हो गया हमारा डाइजेशन। ठीक है, अभी हम मेनली बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। ये हमने देख लिया डाइजेशन। ठीक है, ये सारी की सारी रिएक्शन हो गई फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, लेकिन हम डाइजेशन की ही बात कर रहे हैं तो हेडिंग पड़ जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन देख लेते हैं। डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन